हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सब बच्चे कर लेते हैं, सब टीचर्स करा देंगे, बट द रीजन इज कि हमें थोड़ा सा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, देन दैट वुड बी रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, विल just go over here. Okay, so what is cash flow statement? Cash flow की नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कैश से कुछ बात करने वाले हो, कैश का फ्लो। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा, लाइक अगर हम घर में बात करें, हमारे घर में सबके टैंक है और टैंक के अंदर क्या होता है, पानी आ भी रहा है और वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है हमारे घर के अंदर। तो क्या हुआ, इनफ्लो भी हो रहा है एंड आउटफ्लो भी हो रहा है हमारे घर के वाटर का। बट हमें नहीं पता कि हमारा इनफ्लो तो फिर भी पता है हमारा कहां से हो रहा है, बट आउटफ्लो कहां कहां जा रहा है, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। सो आई थिंक हमें इसी तरीके से, यही हमारा बिजनेस का है। अगर मैं इसी को बिजनेस के सेंस में समझना चाहूँ कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें मेरा पैसा तो आ रहा है, मुझे पता है मैं सेल कर रही हूँ, मैं परचेज कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ तो मेरा पैसा आ रहा है, परचेज कर रही हूँ तो पैसा जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो हमें ये तो समझ में आ गया। हमारा P&L क्या करता है, हमें ये तो बताने लगता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, बट ये नहीं कभी बताता इंडिविजुअली कि हाँ हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस से मुझे कितना कैश जनरेट हो रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड का राइज ही यहां से हुआ कि मुझे ये पता चलता रहे कि मेरा जो कैश का आउटफ्लो है या इनफ्लो है, फ्लोज जो है किस एक्टिविटी की वजह से कितना आ रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो, सो दैट हम अपने इन्वेस्टमेंट रीजंस, इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां भी हमें सोचना है, हम सही तरह से इन्वेस्ट कर सके। मतलब अगर आप समझें कैश फ्लो स्टेटमेंट को, पहले मेरे को लगता है हमें एक वर्ड को ही समझना ज्यादा जरूरी है, फिर हिस्ट्री को, बेस को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइक कैश फ्लो एंड लास्ट वन इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये क्या है, कोई रिपोर्ट है जो हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, फ्लो का क्या मतलब है, इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा आना या पैसा जाना, वो किसी भी एक्टिविटी की वजह से हो बिजनेस की। ओके, दैट वी हैव टू कंसीडर। ओके, लास्ट इज कैश। व्हाट इज कैश, पैसा। कैश का मतलब समझ आ रहा है ना, कैश के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कैश जो बैंक में पैसा पड़ा है वो भी हो सकता है, कुछ चेक्स हमारे हाथ में पड़े हैं, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, वो भी हो सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती है, मींस जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास सिर्फ 3 महीने के लिए पड़े हैं वो सब भी हम इसके अंदर लेंगे। एंड जो भी हमारे बिजनेस में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो हमें इस रिपोर्ट के थ्रू समझाना है। अब हमने क्या किया हुआ है, पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हमने अपनी बिजनेस को 3 एक्टिविटीज में बांटा हुआ है। वन इज ऑपरेटिंग, अनदर इज इन्वेस्टिंग एंड लास्ट इज फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटीज है, इसके अलावा हमारे बिजनेस में और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम पैसा लगाते हैं, लाते हैं, खर्च करते हैं, all will be considered in all these 3 only. Okay, so हमने वन बाय वन हम सबसे पहले फाइनेंसिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंसिंग का मतलब, फाइनेंस का मतलब समझ रहे हो ना, पैसा, बिजनेस में पैसा आएगा कहां से, कैसे आएगा, शेयर कैपिटल के थ्रू आएगा या लॉन्ग टर्म डेट्स के थ्रू आएगा, लाइक डिवेंचर्स, लोन हमने बैंक से लिए हुए हैं, तो इनके थ्रू हमारे पास पैसा आता भी है, हमारा जाता कैसे है, रिपेमेंट करने से। लाइक मैंने लोन लिया तो पैसे आए, जब मैंने बोरोइंग्स पे आउट कर दी, रिपेमेंट कर दिया उनका, तो मेरा पैसा चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि मैंने कहीं पे अपना पैसा लगाया किसी चीज के अंदर, या तो इन्वेस्टमेंट्स में लगाया, वो नहीं जो 3 मंथ्स के लिए, उनकी बात नहीं कर रही, जो इन्वेस्टमेंट मोर देन ईयर इस तरह से हम रख रहे हैं उनकी बात हो रही है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहे हैं हम लोग अपना पैसा, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो जो भी ये सारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, इन्वेस्टिंग। एंड द लास्ट इज ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब इन दोनों के अलावा अगर हम बिजनेस में कुछ भी करते हैं वो सब क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग हो जाता है। जैसे हमें नहीं समझ में आया, जैसे ये दोनों नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, दैट वुड बी लाइक हम सेल परचेज, जो हमारा बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस, जो हम ट्रेडिंग करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, मतलब बेसिकली हम सेल परचेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो करते होंगे ना, जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो हमारा मेन बिजनेस है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, गॉट माय पॉइंट कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन शॉर्ट
इन शॉर्ट हम क्या बोले कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि मेरे को ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट हो रहा है, या मेरा ज्यादा लग रहा है, या फिर मेरा इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, या इन शॉर्ट में बोलूं सरप्लस है या डेफिसिट है, ज्यादा हमने खर्च कर दिया या हमारे पास फालतू हो गया इससे, या हमारा फाइनेंसिंग से हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है या हमारा जा चुका है। सो हम इन तीनों एक्टिविटीज से पता लगा लेते हैं हमारे बिजनेस में हमें कहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब बैक टू हिस्ट्री में इसकी जरूरत क्या है, क्यों कराए जा रहे हो हमें ये काम, हमें नहीं समझ में आ रहा। देखिए क्या होता है, जब हम बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो P&L से हमें अपनी कंपनी का क्या पता लगने लगता है, प्रॉफिट पता चलता है कि हमारी कंपनी में क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये बता सकते हैं हमारी कंपनी में हमें ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ, या इन्वेस्टिंग से कितना कैश जनरेट हुआ, या फाइनेंसिंग से कितना जनरेट हुआ, हम नहीं बता पाते हैं कि हमारी कंपनी में हमें कितना कैश जनरेट हुआ। तो यहीं पे नीड अराइज होती है कि जो हम अपनी एक्टिविटीज हैं उससे हमें पता चल जाए कि हमें कितना कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, टू टेक सेवरल डिसीजंस। ओके, तो जैसे कि हम बात करें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी करने का दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड तो हम देख लेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, बट मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताना चाहती हूँ। लाइक हमारी कंपनी में हमारे नेट प्रॉफिट किसको कंसिस्ट करता है, नेट प्रॉफिट में एक तरीके का डाइल्यूटेड सा है, ये क्या है, छना हुआ नहीं है, डाइल्यूटेड सा है, मिला जुला सा, इसके अंदर बहुत कुछ है, कैश नेचर की ट्रांजेक्शन भी है, नॉन कैश भी है, क्रेडिट, हम बिजनेस करते हैं तो कैश में भी करते हैं, क्रेडिट में भी करते हैं, हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में हमारे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शंस है, बट हमें कौन सी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ कैश जानना है, हमारे बिजनेस में कितना कैश है। तो उसके लिए हमें इसको रिफाइन करना पड़ता है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट में कितना नेचर ऑफ कैश है, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम वन बाय वन ईच एंड एवरी एक्टिविटी में हम अपना देखेंगे कि कैश हमें इस एक्टिविटी से कितना हुआ, इस एक्टिविटी से कितना हुआ और इस एक्टिविटी से कितना हुआ। आई थिंक बेसिक समझ आ गया होगा सबको, लेकिन इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, सो हम क्या देखेंगे, अब हम वन बाय वन एक एक एक्टिविटी उठाएंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, उसका मेथड भी समझेंगे। आज हम डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट मेथड, तो हम दो मेथड से होते हैं, बट आज हम इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इनडायरेक्ट मेथड। एक मैं छोटा सा और इसका फॉर्मूला टाइप आपको बता देना चाहती हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट method. And one more thing you have to recall in your mind that cash flow statement is prepared as per AS3 revised. Okay, AS3 means accounting standard or revised. Okay, so अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, ठीक है, मुझे क्या देखना है, मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट था, मेरे पास सिर्फ वो है, मतलब मेरे पास P&L है, बैलेंस शीट है, बट मैं ये नहीं जान पा रही मेरी ऑपरेशंस की वजह से मुझे कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है अल्टीमेटली। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे पास नेट प्रॉफिट है, मेरे को उससे रिवर्स वर्किंग करनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक माइंडसेट बना लो, P&L ऐसे होता है। अगर मैं एक एग्जांपल में समझने की कोशिश करूं, मेरा P&L ऐसे हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरे यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पे मेरी सारी इनकम हो गई, और ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बैक से अपवर्ड वर्किंग करनी है, अपवर्ड। मेरे पास ये अमाउंट है नेट प्रॉफिट का, अब मुझे यहाँ पर इन सब में से वो चीजें हटानी है जो या तो कैश नेचर की नहीं है, लाइक या तो क्रेडिट में है, या फिर वो कैश की नेचर की नहीं है, लाइक डेप्रिसिएशन। मुझे वो सारी चीजें क्या करनी है, वन बाय वन करके यहाँ से हटा देनी है। अगर कुछ चीज प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। या फिर जैसे कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होगी जो इसमें से इन्वेस्टिंग नेचर की होंगी या फाइनेंसिंग नेचर की होंगी, तो वो भी मैं हटा करके
एक बार को यहां से हटा दूंगी, बट लास्ट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ले लूंगी। ये नहीं है कि उससे कैश आ नहीं रहा, लाइक मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ सिक्योरिटीज से, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ सिक्योरिटीज, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो मेरी ऑपरेटिंग नेचर की है या इन्वेस्टिंग नेचर की है? वो मेरी ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, वो मेरी इन्वेस्टिंग नेचर की है। तो जब मुझे वो इंटरेस्ट मिला, बट P&L में तो मैंने इनकम में दिखा दिया होगा ना उसे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज करके, तो मैं यहां से क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी और नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसे प्लस कर दूंगी। तो मतलब क्या हो रहा है, हम रिवर्स वर्किंग करने वाले हैं, उन चीजों को हटाने वाले हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। अगर या तो मेरी कैश नेचर की है ही नहीं, या फिर अगर वो मेरी कैश नेचर की है तो फिर वो मेरी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है। अगर उनमें से कुछ भी ऐसा आता है, सो वी हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम दैट एक्टिविटी। मतलब उसका इन ऑपरेटिंग में कोई काम नहीं है। अगर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो उसे इन्वेस्टिंग में शो कर देंगे, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो हम उसको फाइनेंसिंग में शो कर देंगे। ओके, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। सो हम एक बार एक छोटा फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं। बाकी बुक्स में जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी, समझा दूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैसे कैलकुलेशन होनी है। ओके, सो अगर मैं बात करूं, जैसे कि मुझे यहां पे पता चलता है नेट प्रॉफिट, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ नेट प्रॉफिट ही तो होता है। तो नेट प्रॉफिट से अगर, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जैसे मेरा यहाँ पे आया, अब इसमें मैं क्या क्या हटाऊंगी, क्या क्या करूंगी, लाइक अगर कोई मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉस था उसको हटाना है। अगर लॉस था तो प्लस कर देंगे, और अगर गेन था तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। पहला तो ये चीज आ गई। फिर उसके बाद मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ पर, अगर मैंने कोई ट्रांसफर टू रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो आता है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन आता है, तो मेरा ट्रांसफर टू अगर रिजर्व होता है तो वो भी मैं इसमें क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, कि पैसे कहीं गए नहीं है, सिर्फ हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो उनको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिविडेंड या टैक्स, तो प्रपोज डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, प्रपोज्ड डिविडेंड, ओके। एंड अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी हम ऐड कर देंगे। फिर हमारा इसके बाद क्या जाता है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस, हमारा प्रॉफिट आ जाता है इसका, क्योंकि हमने इसके अंदर ये सारी चीजें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब हमारा ये अमाउंट आ गया, इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, मैंने बहुत 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ डेप्रिसिएशन का नाम। आप बताइए डेप्रिसिएशन से क्या किसी को पैसे दिए जाते हैं या किसी से पैसे आते हैं? नहीं आते। इट इज अ नॉन कैश आइटम, बट हमारे बुक्स में होती है। हमारे P&L में डेप्रिसिएशन 100% होगा, मतलब अगर उस कंपनी पे उसके एसेट्स पे लगता है तो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमने क्या करा, अब उससे भी कुछ पैसा आता तो है नहीं जाता है, बट हमने लगा रखा है, तो मतलब हमने पहले माइनस किया था, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ऐसी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का क्या मतलब है कि हाँ, जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। तो इसमें हमने अपने गुडविल की वैल्यू घटाई, तो उसको भी ऐड कर देंगे। पैसे किसी को गए तो नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर बड़ा है तो, इंक्रीज हुआ है तो, ठीक है। और इसके अलावा मान लो मेरे को लॉस ऑन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो गए, वो मेरे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है ना। अब यहाँ पे हमें उसको बैक वर्किंग करनी होगी। अगर इनकम हुई होगी, प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या होगा, एज ए इनकम दिखाया गया होगा, प्लस हुआ होगा, तो उसको प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और अगर लॉस हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फिर हमारा क्या आ गया, फिर से हमारा वही आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड, ठीक है। ये भी हमारा वैसे ही आ रहा है। अब हमें इसके अंदर और क्या चीजें चेंजेस करने हैं, सिर्फ 1-2 ही चीजें रह गई हैं, लाइक
सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, हम ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, मुझे लगता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो सबको पता ही होगी क्या होती है। ऐसे ही जैसे कि करंट एसेट्स क्या हुआ हमारे डेटर्स, करंट लायबिलिटी क्या हुआ हमारे क्रेडिटर्स। इस तरीके स्टॉक, कैश तो नहीं लेंगे अभी हम यहाँ पर, होते वो भी करंट एसेट में, बट वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से लिया जाता है। ठीक है, अब माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जब इसको भी माइनस हटा देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हम लास्ट में अगर हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था तो फिर हम उसे माइनस कर देंगे, गेन था तो प्लस कर देंगे, एंड लास्ट में हम टैक्सेस भी माइनस करते हैं, लेस टैक्सेस पेड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी प्लस माइनस जो भी होना हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को वो भी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो मैंने जितना समझाया है वैसे मैंने पूरा ही लिख दिया है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जितनी एक्टिविटीज में जो भी चीजें कंसिडर होती है मैंने सारी लिख दी है यहाँ पे, बट स्टिल हम बुक से अपना फॉर्मूला भी एक बार जरूर देख लेंगे कि जो हमारी बुक में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हम नहीं समझ पाए हैं, वो हम एक बार जरूर देखेंगे। ओके, वैसे ये कंप्लीट फुल फ्लैश फॉर्मूला है ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो को जानने के लिए। ओके, so I think we should start with one of the example and so we can easily understand what to do. हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जस्ट टू अंडरस्टैंड वी आर डूइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो अगर मैं यहां लिखती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो हमारे पास डेटा ये गिवन है, इस डेटा के बेस पे हम इसको डिजाइन करेंगे जैसा मैंने आपको अभी फॉर्मूला कंप्लीटली बताया है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, दिस इज द फॉर्मेट कि हमने इसको एक टेबल फॉर्म इस तरीके से जनरेट कर लेना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नेट profit before taxes and extraordinary items। ओके, तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, एंड बैलेंस एज पर P&L बोल दें या सरप्लस बोल दें, उसका मतलब एक ही है। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना है, पिछले साल का 2 लाख था, इस साल का 3 लाख है ये क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो अगर हम बोले ओपनिंग बैलेंस बोल दो, चाहे उसको ऐसे बोल दो बैलेंस एज पर P&L, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 3 लाख, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर P&L, क्लोजिंग कितना है हमारे पास 3 लाख, और बैलेंस एज पर P&L ओपनिंग कितना है 2 लाख, तो हम माइनस कर लेंगे बिकॉज हमें बैलेंस लेना होता है दोनों का। हम सिंगल लाइन में भी बोल सकते हैं बैलेंस एज पर P&L 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 1 लाख। ओके, अच्छा, उसके अलावा हम इसमें से चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास कोई डिविडेंड दिया हुआ है इन्होंने, क्या मुझे कोई टैक्सेस दिए हुए हैं, क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दिया हुआ है, कुछ दिया है। अगर दिया है सो वी विल टेक दैट इनटू अ कंसीडरेशन। BR दिया है, ये क्या है, करंट एसेट्स है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का काम करेगा, भी देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस इज करंट एसेट्स, ओके विल टेक इट लेटर। गुडविल ले सकते हैं, और इन्वेंटरी इज अवर करंट एसेट। तो हमें समझ आ गया कि ये क्या क्या किस किस चीज से रिलेटेड है, बट मेरे को कोई ना तो प्रपोज डिविडेंड दिखा, ना मुझे टैक्सेशन दिखा, ठीक है, तो ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखा। ओके, सो मैं इसको समझ गई हूँ कि मेरा यही है और तो कुछ है नहीं, तो मैं इसका कर दूंगी। अगर तो कितना आ गया 1 लाख, हम बोल देंगे नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी items. Okay, I think that's right. Okay, now what we have to take it through the depreciation या फिर goodwill का कोई amortization हुआ है. अब देखिए मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन. बढ़ रहा है, 3 लाख था, अब कितना हो गया 3,20,000. दैट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ है 20,000. तो हमारा इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है 20,000 लगाया है. तो हम इसको ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ नॉन कैश नेचर. सो व्हाट वी विल डू इट प्लस 20,000. एंड नेक्स्ट इज गुडविल. गुडविल अगर डिक्रीज हुई है दैट मीन्स अमोर्टाइज हुई है, क्योंकि एसेट है हमारा, ये कम होना चाहिए तब तो अमोर्टाइज है. अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 2 लाख से 1,60,000. दैट मीन्स अमोर्टाइज हो रहा है, वैल्यू में डिमिनिश हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो दैट मीन्स क्या हो गया प्लस amortization of goodwill. कितना हुआ 40,000. तो ये भी हम इसके अंदर 40,000 ऐड कर देंगे. और कुछ बाकी सब हमारा क्या है करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटीज. सो फेयर वेरिएज इज 1,60,000 एंड इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एक्चुअली क्या हो रहा है, अब मेरे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखना है ना. तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज किसका पार्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल. आपने रेशियोज के चैप्टर में देखा हो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो वही बात समझाना चाहते हैं. वर्किंग कैपिटल वर्ड इसलिए यूज किया है. तो हमें पता है कि हमें क्या लेना होता है. अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एड, तो हम यहाँ लिख देंगे पूरा पहले बड़ा बना देंगे, मतलब उसका एक इस तरह से दिखा देंगे एड. इसकी हेडिंग ले देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ओके, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट. ठीक है, थोड़ा सा गैप डाल के यहीं पे हम लिख सकते हैं लेस. बिल्कुल इसका अपोजिट क्या कहेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. ओके, तो हम इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं हमारे एसेट कौन से बढ़े हैं और कौन से घटे हैं, ऐसी लायबिलिटी कौन सी इंक्रीज हुई है और कौन सी डिक्रीज हुई है. सो बिल्स रिसीवेबल एसेट है, क्या हुआ है बढ़ गए हैं इंक्रीज हो गए हैं. तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ आएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल. ओके, कितना हो गया ये 40,000 बढ़ा है, तो यहाँ पे माइनस 40,000. एंड ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट हम देखो ये कंसीडर कर चुके हैं, ये हमने कर लिया. डेप्रिसिएशन हम कंसीडर कर चुके हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट इज अवर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. ये क्या हुई है, ये भी इंक्रीज हुई है. तो अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ आएगी यहाँ पे. तो इसको क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट. एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस इज 24,000. 40 माइनस 16 इज 24,000. तो अगर मैं इसको बात करूं 24, स्पेस कम है. ओके, थोड़ा स्पेस का है तो लाइक दिस. ओके, तो दैट इज 24,000. अब इसको भी अंदर लिख सकते हैं लिखना चाहे तो यहाँ 40,000. ओके, एंड नेक्स्ट ये भी हमने कर लिया प्रीपेड इंश्योरेंस. पहले पेमेंट कर दैट मीन्स लायबिलिटी एसेट हो गया हमारा करंट एसेट. तो हम करंट एसेट का देख रहे हैं क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज इन करंट एसेट तो यहाँ आता है, तो हम क्या बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस वुड बी 2,000. गुडविल हम देख चुके हैं ऑलरेडी. इन्वेंट्रीज देखना है. इन्वेंट्री हमारा क्या है एसेट है, बढ़ रहा है तो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा इन्वेंट्रीज. हाउ मच 40,000. तो जब मैं इसका टोटल करके यहाँ लिखूंगी दैट वुड बी 26,000 प्लस होना चाहिए एंड 80,000 माइनस होना चाहिए. ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. तो अगर मैं बात करूं तो मेरा कितना हो गया है
1,06,000. ओके, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. क्लियर? आई थिंक होपिंग इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. करा क्या है हमने, हम सबसे पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट हो, इसको रिजर्व्स में दिया हो तो भी हम बैलेंस मतलब उनका डिफरेंस ले लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. देन अगर हमें दिया हुआ है ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसको एडजस्ट करते हैं. डिविडेंड दिया हो, टैक्सेशन दिया हो, ऐड बैक करेंगे. देन हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को चेक करते हैं. हमारा डेप्रिसिएशन कितना था, दैट वुड बी 20,000. फिर हमने अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को लिया. अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है. अमोर्टाइजेशन बस क्या होता है, इंटेंजिबल पे लगता है. देन हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देन हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का देखेंगे कि बढ़ रही है या घट रही है. करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो ऐड होंगी, और करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस होंगी. मतलब क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, और बिल्कुल उसका अपोजिट लेस में आ जाएगा. एंड देन वी विल कैलकुलेट एंड इट इज अवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आइटम्स इस क्वेश्चन में होती तो वो भी हम यहाँ लास्ट में ऊपर भी एडजस्ट करते और लास्ट में भी एडजस्ट करते. सिमिलर विद टैक्सेस. टैक्सेस होते तो ऊपर भी होता और नीचे भी हम उसका एडजस्टमेंट करते. ओके, होप all of you will understand and we will discuss all the other activities and the many questions in our next videos. So thank you very much. Bye bye.